और बच्चों, हम पिछले वाले लेक्चर में अंबेडकर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम विनोबा भावे के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वास्तविक उत्तराधिकारी व उनकी विचारधारा को कार्य रूप प्रदान करने वाले राष्ट्र संत विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के कोलावा जिले के गागोदा नामक ग्राम में 11 सितंबर 1895 को हुआ था। उनके पिता बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। ईश्वर भजन पूजा पाठ में उनकी गहरी आस्था थी। छुआछूत की भावना उनको छू तक नहीं पाई थी। विनोबा के पिता नारायण भावे आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे तथा औद्योगिक शिक्षा में उनकी गहरी रुचि थी। विनोबा का सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता का पड़ा, जो कि धर्मपरायण भारतीय नारी थी। इस प्रकार विनोबा को पिता से वैज्ञानिक संस्कारों की तथा माता से भक्ति संस्कारों की प्राप्ति। विनोबा जी पूर्ण रूप से गांधी के प्रति समर्पित थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के शहीद होने के उपरांत उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विनोबा जी ने की पहल पर गांधी जी के सभी अनुयायी सेवाग्राम में एकत्र हुए। 13 से 15 मार्च 1930 को हुए इस सम्मेलन में सर्व सेवा संघ का गठन हुआ तथा गांधी जी के सर्वोदय कार्यक्रम को रचनात्मक व कार्यात्मक स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी द्वारा 1940 के सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे ने इस सत्याग्रह को धरातल पर उतारने के लिए तथा गांधी जी के सर्वोदय व ट्रस्टीशिप दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 5 अवधारणाएं पर बल दिया, जिनमें से नंबर 1 भूमिदान, दूसरा ग्रामदान, तीसरा संपत्ति दान, चौथा बुद्धिदान और 5वां जीवन दान। भूदान विनोबा जी की भौतिक मौलिक देन है। भूदान के माध्यम से राष्ट्र के उत्थान का मार्ग उन्होंने प्रस्तुत किया, वह उसे व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान किया। भूदान की परिणति हुई ग्राम दान के रूप में और दोनों ने मिलकर भारत के लिए मार्ग दिखाया। राम राज्य का, जहाँ सभी व्यक्ति परस्पर प्रेम, सौहार्द, भाईचारे की भावना के साथ एकता पूर्वक रहे। भू पर सभी के अधिकारों की संकल्पना भूदान व ग्रामदान की अवधारणा के अंतर्गत है। विनोबा जी के शब्दों में भूदान आंदोलन की यह एक विशेष बात है कि इसमें से ग्रामदान आरंभ हुआ और भूदान आंदोलन का पहला कदम था। गांव में कोई भी भूमिहीन न रहे और अंतिम चरण गांव में कोई भी भूमि मालिक न रहे। हमें स्वामित्व छोड़कर सेवकल्प स्वीकार करना चाहिए। हर एक को उसके पेट के लिए जरूरी अन्न मिलना ही चाहिए, यह उसका अधिकार है। स्वामित्व का अधिकार किसी को नहीं। इस प्रकार से हमने देखा कि विनोबा जी ऐसे प्रथम चिंतक थे जिन्होंने भूमिदान के बारे में चर्चा की और उनका मानना था कि भूमि का मालिक कोई नहीं रहे। उनके साथ में यह भी प्रमुख धारणा थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्न मिले। अब इसके बाद में बात आती है भूदान, अर्थात भूदान का अर्थ क्या है। भूदान 2 शब्दों से मिलकर बना। भू अर्थात भूमि, भूमि से यहाँ आशय वस्तुतः कृषि भूमि से। दान का शाब्दिक अर्थ है स्वेच्छा से अपने अधिकार को किसी वस्तु या सेवा को दूसरे को सौंप देना। दान एक सर्वोच्च स्वैच्छिक प्रक्रिया है जो किसी दबाव या कानूनी
व्यवस्था के अंतर्गत नहीं किया जाता। इस प्रकार भूदान का आशय स्वेच्छा से भूमि का दान। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त भूमि का दान करे या कोई भूमिपति अपनी अल्प भूमि में से भी एक हिस्सा भूमिहीनों को दान करे तो वह विनोबा जी के अनुसार भूदान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि विनोबा जी ने पहले भूदान यज्ञ का प्रारंभ नहीं किया, अपितु पहले उन्हें भूमिदान के दान में प्राप्त की गई और फिर उन्होंने इस भूदान यज्ञ का प्रारंभ किया। भूदान का प्रारंभ 7 मार्च 1951 को विनोबा जी ने शिवराम पल्ली अर्थात आंध्र प्रदेश सर्वोदय सम्मेलन हेतु सेवाग्राम से पदयात्रा आरंभ की। 7 से 14 अप्रैल 1951 तक आयोजित इस सर्वोदय सम्मेलन के अंतिम दिनों विनोबा जी ने तेलंगाना जाने का अपना इरादा प्रकट किया। तेलंगाना की स्थिति उस समय अति विकट थी, जहां एक और साम्यवादियों ने और दूसरी तरफ सेना ने असुरक्षा की जटिल स्थिति पैदा कर दी। वे वापस वादा लौटने से पहले स्वयं वस्तु स्थिति को समझना चाहते थे। रामनवमी के शुभ मुहूर्त और तदनुसार 15 अप्रैल 1951 को विनोबा जी ने इस शांति यात्रा पर पैदल ही प्रस्थान किया। अब अपनी पद यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस या सेना की मदद लेने से इनकार कर दिया। स्वतंत्र भारत के सर्वोदय आंदोलन के इतिहास में यह यात्रा अति महत्वपूर्ण व अविश्वसनीय सिद्ध हुई। विनोबा जी 18 अप्रैल 1951 को पदयात्रा के तीसरे दिन नलगोंडा जिले के गांव पोचमपल्ली पहुंचे, जो कि साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। पोचमपल्ली की जनसंख्या उस समय 3000 थी। यह पोचमपल्ली गांव ही है जहां से विनोबा जी का भूदान यज्ञ आरंभ हुआ। विनोबा जी के साथ श्री मन्नारायण की पत्नी भी साथ थी। उन्होंने जो मर्मस्पर्शी विवरण पोचमपल्ली के घटनाक्रम का दिया उसे श्री मन्नारायण ने अपनी पुस्तक ऋषि विनोबा में निरूपण प्रस्तुत किया। जैसे ही विनोबा जी गांव में पहुंचे, वैदिक मंत्रों के साथ उसका स्वागत किया। कुछ देर बाद यात्रा के सदस्य स्नान वगैरह के लिए गांव में चले गए। स्वयं विनोबा ने स्थानीय शाला में कुछ देर आराम किया, फिर एकदम उठे हुए लोगों की आर्थिक स्थिति को स्वयं समझने के लिए गांव में चले गए। प्रारंभ उन्होंने हरिजन बस्ती से किया। उनकी हालत को अपनी आंखों से देखने के लिए मकान के अंदर भी गए। जब वे अपने स्थान शाला पर वापस लौटने लगे, तब कुछ हरिजनों ने उन्हें घेर लिया और कहा, हम बहुत गरीब में बेकार भी हैं, इसलिए और भी दुखी हैं, कृपया हमारी कुछ मदद कीजिए। मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ? विनोबा जी ने पूछा। हमें तो सिर्फ काम चाहिए और कुछ नहीं। मेहरबानी करके कुछ ज़मीन दिला दीजिए तो उस पर मेहनत करके हम अपने गुजर कर लेंगे। इस दया के लिए हम सदा आपके एहसानमंद रहेंगे। विनोबा जी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। उन्होंने कहा, आपके गांव में आए मुझे अभी कोई 1 घंटा हुआ है। नहाने और कुछ आराम के बाद हम सब कताई करेंगे, तब आप शाला में आ जाइए तो हम बैठ कर के विचार करेंगे। मैं यह भी सोचूंगा कि आपको ज़मीन कैसे मिले। तदनुसार हरिजनों के 40 परिवार विनोबा के पास आए। कताई समाप्त होने पर विनोबा जी ग्रामीणों के सामने एक खटिया पर बैठे। हरिजनों का एक प्रतिनिधि हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उसने जमीन की मांग वाली वही बात अपनी प्रार्थना फिर दोहराई और कहा, हम धरती माता की सेवा करेंगे और वह जो देगी उससे बच्चों का पेट भरेंगे। आपकी कितनी ज़मीन की सही ज़रूरत है? विनोबा जी ने पूछा। कुछ देर बाद आपस में विवाद करने के बाद हरिजनों की अगुआ प्रतिनिधि ने कहा, 80 एकड़ काफ़ी। हम 40 घर के आदमी हैं, हर परिवार के लिए 2 एकड़ काफ़ी होगी। विनोबा जी गहरे विचार में पड़ गए, परंतु कोई हल सूझ नहीं रहा था। इसलिए धीरे से उन्होंने कहा, मैं सरकार से बातचीत करूंगा और देखूंगा कि आपको कुछ ज़मीन मिल सकती है या नहीं। समस्या कठिन है, फिर भी कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है। और तब उन्हें एकाएक ख्याल आया कि शायद सामने बैठे गांव के लोगों में से ही
इन गरीबों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए कोई तैयार हो जाए। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई, श्रोताओं की तरफ देखकर कुछ मुस्कुराए और बिना किसी आशा अपेक्षा से कहा, भाइयों, आप में से कोई इन हरिजनों की मदद कर सकता है? वे जमीन पर अपने गुजर के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार रहेंगे। और कैसा आश्चर्य, स्थानीय कार्यकर्ताओं में से एक रामचंद्र रेड्डी खड़े और विनोबा जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मेरे पास कुछ ज़मीन है और मैं उसे देने के लिए किसी सदपात्र की तलाश में हूँ। मेरे पिता की इच्छा थी कि 200 एकड़ ज़मीन में से आधी ज़मीन कुछ योग्य पात्रों को बांट दी जाए। मैं कई वर्षों से सोच रहा था कि क्या करूं, परंतु कुछ सूझ नहीं रहा था। आज का दिन मेरे लिए सोने का बनकर आया है। कृपा करके 100 एकड़ का यह दान आप जरूर स्वीकार करें। इस कृपा के लिए मुझ पर बड़ा उपकार होगा। न तो विनोबा जी को और न ही उनके साथियों को विश्वास हो रहा था, परंतु रामचंद्र रेड्डी ने हाथ जोड़कर खड़े रहे थे और विनोबा जी को मंजूरी की राह देख रहे थे। विनोबा जी भाव विभोर हो गए। यह तो सचमुच चमत्कार ही था। हरिजनों ने तो केवल 80 एकड़ ही मांगी थी। दाता अपने मन में से 100 एकड़ जमीन दे रहा है। विनोबा जी ने फिर हरिजनों की तरफ देखा। 100 एकड़ के दान की बात तो उन्होंने भी सुन ली थी, परंतु फिर भी वे तो अपनी 80 एकड़ की बात पर ही दृढ़ रहे। उन्होंने अपनी बचत को फिर दोहराया कि पूरे दिल से धरती माता की सेवा करेंगे। लोभ लालच का वहाँ कोई नाम निशान नहीं था। अंगोच्छे से अपने आंसुओं को पोंछकर विनोबा बोले, मैं यहाँ खाली हाथ आया था और कल सुबह भी यहाँ से अगले गांव खाली हाथ ही जाऊँगा। दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों ही यहाँ हमारे बीच बैठे हैं। वे हमारे सामने ही ज़मीन दे दें और ले लें। दाता हरिजन भाइयों को कुछ पैसा और खेती के औजार भी दे, ताकि वे सहकारिता की पद्धति से खेती कर सकें। रामचंद्र रेड्डी ने विनोबा जी के सामने नम्रतापूर्वक सर झुकाकर इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। वह हरिजनों के आनंद और संतोष के साथ विनोबा जी के चरण छुए और इस प्रकार भूदान की गंगोत्री का आरंभ हुआ। विनोबा जी के लिए यह घटना अकल्पनातीत थी। इसमें उन्हें भगवान का हाथ नजर आया। वे गांव गांव जाकर भूदान यज्ञ का विस्तार करने का संकल्प लिया। उन्हीं के शब्दों में, आदमी जो कुछ करता है सदा अपने सोच अनुसार ही नहीं करता। ऐसे उद्धात क्रियाओं के पीछे सदा कोई देवी शक्ति होती है। मैं तो एक श्रद्धाशील आदमी हूँ और भगवान के नाम पर काम करता हूँ। अगर भगवान की इच्छा होगी तो मैं गरीबों के लिए इस प्रकार जमीन को मांग करने के लिए गांव गांव जाऊंगा। भूदान यज्ञ का लक्ष्य। पोचमपल्ली गांव से 18 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ भूदान यज्ञ शीघ्र ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि अधिकांश प्रांतों में तेजी से फैलने लगा। विनोबा जी कितनी भूमि प्रदान भूदान के अंतर्गत चाहते थे? इस प्रश्न का उत्तर विनोबा जी निम्न शब्दों में देते थे, यदि मेरी भूख बहुत कम है, फिर भी दरिद्र नारायण की भूख बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको अंक क्या है, आपका अंक क्या है, कितनी ज़मीन आपको चाहिए, तो मैं जवाब देता हूँ 5 एकड़, 5 करोड़ एकड़। अगर परिवार में 5 भाई हैं तो अच्छा, छठा मुझे मान लीजिए, और 4 हों तो 5वां। इस तरह यह कुल जो जेरकाश जमीन का 5वां या छठा हिस्सा होता है। इस पर स्पष्ट है कि विनोबा जी का भूदान का लक्ष्य 5 करोड़ एकड़ था। 1 अप्रैल 1951 से सितंबर 1951 तक मात्र 6 माह में 30,000 एकड़ जमीन भूदान के अंतर्गत आ चुकी थी। इस तरह से हम देखते हैं कि विनोबा जी ने भूदान के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और इस भूदान के बारे में विनोबा जी के अपने कुछ विचार थे जो वो रखे। इनके बारे में हम अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।